हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये सितंबर महीने की लास्ट वीक की करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग 22 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। और आप अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो सितंबर के लास्ट वीक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने 3 वीकली वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 21 सितंबर के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें भी जरूर देखें। तो ये इस मंथ की 4th वीक की वीडियो है और इसके साथ ही पूरा जो मंथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने 4 वीकली वीडियोस के अंदर यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हर बार की तरह हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ओडिशा राज्य की जो विधानसभा है उसमें अभी तक कोई भी महिला स्पीकर नहीं बनी थी। तो पहली बार किसी महिला को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम है प्रमिला मलिक। तो ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और हाल ही में इनको निर्विरोध चुना गया है, यानी कि इनके अपोजिशन में कोई भी व्यक्ति नहीं था जिनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता। तो ओडिशा विधानसभा की ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। ये कौन सी पार्टी से हैं? ये वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजू जनता दल, उसी से बिलोंग करती है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में यूपी के अंदर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो हुआ है और ये कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले तो यही पूछेंगे। ये आयोजित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाल ही में यहाँ का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो हुआ है और इसका उद्घाटन किया था भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है ये 21 से लेकर के 25 सितंबर तक हाल ही में आयोजित किया गया था ग्रेटर नोएडा में और यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा निर्माताओं ने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया था। तो ये यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो था जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के कौन से स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में भारत की इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिल करके एक ड्रोन शो का आयोजन किया था, भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो जाहिर है कि यहाँ पर भारत की ड्रोन उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित किया गया। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये भी यूपी के अंदर ही हुआ था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आपको पता है इंडियन एयरफोर्स का हिंडन एयरबेस है, तो वहीं पर ये ड्रोन शक्ति 2023 जो है आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपसे एक चीज ये भी पूछ सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया। इसका उद्घाटन किया है भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के तेजू हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 4 ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। एक तो है तेजू के अंदर जिसका नाम तेजू एयरपोर्ट है, दूसरा है पासीघाट एयरपोर्ट, तीसरा है डोनी पोलो एयरपोर्ट और चौथा है यहाँ पर जीरो एयरपोर्ट। तो इनमें से जो तेजू एयरपोर्ट है यहाँ पर हाल ही में एक नया टर्मिनल भवन बनाया गया है और इसको बनाने में लागत आई है 170 करोड़ रुपए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसका उद्घाटन किसने किया। ये जो नया टर्मिनल भवन बनाया गया है तेजू एयरपोर्ट पर, इसका उद्घाटन किसने किया। इसका उद्घाटन किया है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 23 नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। तो सिम्बेक्स नाम का जो अभ्यास होता है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं। यहाँ पर एस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब है इंडिया, एम का मतलब है मैरीटाइम, बी का मतलब बायलेटरल और ई एक्स का मतलब एक्सरसाइज। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में होने वाला एक नेवल अभ्यास है। तो इसका हाल ही में आयोजन किया गया था सिंगापुर के अंदर ही। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी हुआ है और इसको जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है।
यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें स्विट्जरलैंड ने ही टॉप किया है, यानी कि मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है स्विट्जरलैंड। भारत की बात करें तो भारत को यहाँ पर 40वें नंबर पर रखा गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन बी। पिछले साल भी भारत इसमें 40वें स्थान पर था और इस बार भी भारत यहाँ पर 40वें नंबर पर ही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। तो इसका हर साल एक सत्र होता है, यानी कि इसका जो सेशन होता है वो 1 साल का होता है। तो अभी 78वां सत्र सितंबर में शुरू हो चुका है और उसके अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो डेनिस फ्रांसिस हैं ये कौन से देश से हैं? तो याद रखिए ये एक कैरेबियाई देश से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबागो। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां सत्र हाल ही में सितंबर महीने में शुरू हुआ है। तो वहां पर यूएनजीए का एक उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किया गया था और उसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूयॉर्क शहर के अंदर, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने 26 सितंबर को अपना भाषण दिया था। फिर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, अंत्योदय शब्द का मतलब होता है कि समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाना। तो अंत्योदय दिवस भारत में हर साल मनाया जाता है 25 सितंबर को, क्योंकि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है, जिन्होंने भारत में गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए काफी काम किया था। तो इसी कारण से उनकी जयंती को 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में 15 से लेकर के 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो दिव्य कला मेला क्या होता है, ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिव्यांग कलाकारों के काम को प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी दिव्य कला मेला हाल ही में हुआ है वाराणसी के अंदर, यूपी के वाराणसी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि ये जो दिव्य कला मेला होता है ये भारत का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है अलग से, जो कि दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए ही काम करता है। उसका नाम है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। तो उसी के द्वारा ये जो दिव्य कला मेला है ये अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। हाल ही में ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। फिर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर लॉयर्स की मीटिंग हुई है और ये पहली बार हुआ है। इसको आयोजित किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। तो ये भी इसमें शामिल हुए थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का विषय था भारत की न्याय प्रणाली में उभरती चुनौतियां। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 24 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 9। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने टोटल 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया। और पीएम मोदी इन राज्यों में गए नहीं थे, उन्होंने वर्चुअल फॉर्मेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन ट्रेनों को रवाना किया है। तो ये जो ट्रेनें हैं 9 वंदे भारत ट्रेनें, ये 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर आप इन सभी के नाम भी देख सकते हैं, जैसे उदयपुर से लेकर के जयपुर के बीच में एक शुरू की गई है, तिरुनेलवेली से लेकर के चेन्नई के बीच में, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम ये केरल में है, राउरकेला से पुरी ये ओडिशा के अंदर, रांची से लेकर के हावड़ा और जामनगर से लेकर के अहमदाबाद। तो ये 9 वंदे भारत ट्रेनें हाल ही में शुरू की गई हैं। हालांकि आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि अगस्त 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो हर महीने के सर्वसे बेस्ट खिलाड़ी को ये अवार्ड देता है। ये पुरुष और महिलाओं दोनों में ही दिया जाता है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता हैं पाकिस्तान के बाबर आजम।
अगस्त महीने में बाबर आजम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जिसके लिए इनको चुना गया। महिलाओं में अगर देखें तो महिलाओं में आयरलैंड की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अर्लीन कैली। अर्लीन कैली ये आयरलैंड की हैं और इनको महिलाओं में अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? ये मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। आपको बता दूं कि ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। एक तो सागर, दूसरा दामोह और तीसरा नरसिंहपुर। सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो 7 टाइगर रिजर्व हैं ये कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैप है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, इसी कारण से इसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। भारत का टाइगर स्टेट कौन से राज्य को बोला जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर अब 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, सबसे पहले यही बना था। पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और अभी 7वां बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर ऐसे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। फिर अगला सवाल देखिए, भारतीय मूल के किस लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो इसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा। यहाँ पर आंसर है चेतना मारू। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेतना मारू जो है ये लंदन में रहने वाली एक भारतीय मूल की लेखिका हैं और इन्होंने जो अपना पहला उपन्यास लिखा है वेस्टर्न लेन, उसको इस बार के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहाँ पर अभी ये जो नॉवेल है ये विनर नहीं बना है, लेकिन शॉर्टलिस्ट किया गया है। नवंबर महीने में विनर को अनाउंस किया जाएगा, तो हो सकता है ये नोबेल ही इसको जीत जाए। तो अभी आगे देखते हैं। 23 सितंबर 2023 को एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि भारत में एक ही साथ में लोकसभा के चुनाव भी हो, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी हो, इसके अलावा जो पंचायतें हैं और नगर निगम हैं उन सब के चुनाव भी एक साथ हों, इसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था। तो रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं इसकी जांच के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जांच के लिए। तो इस कमेटी की हाल ही में जो पहली बैठक हुई है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर पीएम मोदी ने एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की आधारशिला रखी है। आपको बता दूं कि यूपी के अंदर ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैं। एक तो कानपुर के अंदर है जिसका नाम है ग्रीन पार्क स्टेडियम और दूसरा वहां पर राजधानी लखनऊ के अंदर है जिसका नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ वाले स्टेडियम का नाम है। तो वाराणसी के अंदर यहाँ का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और इसको बनाने में लागत आएगी 450 करोड़ रुपए। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि 23 सितंबर को पीएम मोदी ने कौन से राज्य के अंदर 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो यूपी के अंदर 16 अटल आवासीय विद्यालयों को बनाया गया था और इन्हीं का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने किया है। ये जो 16 अटल आवासीय विद्यालय हैं यहाँ पर जो कामगारों के बच्चे हैं, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए वर्कर्स हैं उनके बच्चे हैं, इसके अलावा कोविड के टाइम पर जो लोग अनाथ हो गए थे, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनको यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो 16 अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए गए थे जिसका उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने कर दिया है। अगर आपसे पूछे कि इनको बनाने में कितनी लागत आई है तो 1100 करोड़ रुपए की लागत से इन विद्यालयों को बनाया गया है, इन रेसिडेंशियल स्कूल्स को बनाया गया है। निपा वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए आईसीएमआर ने कौन से राज्य को ट्रू नेट परीक्षण की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। इसका आंसर है केरल।
क्योंकि हाल ही में भारत के केरल राज्य के अंदर नीपा वायरस का संक्रमण देखा गया है। 2018 के अंदर केरल में पहली बार इसके मामले सामने आए थे और अभी चौथी बार केरल के अंदर निपा वायरस का संक्रमण देखा गया है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हाल ही में आईसीएमआर ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक उपकरण को मंजूरी दे दी है जिसका नाम है ट्रूनेट। तो ट्रूनेट परीक्षण के अंदर क्या होता है, ये जो ट्रूनेट नाम की डिवाइस है इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति को निपा वायरस का संक्रमण है या नहीं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में केरल को इस परीक्षण को करने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इस ट्रूनेट नाम की डिवाइस को किसने बनाया है, तो इसको गोवा की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किसके द्वारा निर्मित प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट को खरीद की मंजूरी दे दी है। तो आप जानते हैं कि जो प्रलय नाम की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको भारत में डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनकी मारक क्षमता है 150 से लेकर के 500 किलोमीटर और ये सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं, यानी कि इनको सतह से ही फायर किया जाता है और ये सतह पर ही अपने दूसरे टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसको डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से बनाया है और इसी की खरीद के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। फिर ये क्वेश्चन फेस्टिवल के बारे में है और निश्चित रूप से आपको इसका आंसर पता होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में नुआखाई त्योहार कौन से राज्य में मनाया गया। तो नुआखाई त्योहार जो है ये एक कृषि त्योहार है जो कि ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। नुआखाई का हिंदी में मतलब होता है, नुआखाई जो शब्द है इसका मतलब है नया खाना, यानी कि जब फसल तैयार हो जाती है तो ये उत्सव मनाया जाता है ओडिशा के अंदर। यहाँ के पश्चिमी जिलों के अंदर ये मनाया जाता है काफी लंबे समय से। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि ओडिशा के अंदर ही यहाँ की पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष बनी है उनका नाम है प्रमिला मलिक। इसी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ये बीजू जनता दल पार्टी की है जो कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। हाल ही में पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है हाल ही में उसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस काजी फैज ईसा। जस्टिस काजी फैज ईसा, तो ये यहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी उन्होंने शपथ दिलाई है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यह भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है ये बधिर लोगों के मानवाधिकारों के लिए जो सांकेतिक भाषा है उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो लोग इशारों की भाषा समझते हैं। तो सांकेतिक भाषा उसी को बोलते हैं और उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस बार इसकी थीम क्या है, तो यहाँ पर आप इसकी थीम देख सकते हैं, ए वर्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ए वर्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। फिर ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि किस राज्य की अत्रेयापुरम पूथाकेरलू मिठाई को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है। तो अत्रेयापुरम ये जो है ये एक गांव का नाम है। अत्रेयापुरम ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अंदर पड़ता है और यहाँ पर एक पारंपरिक मिठाई खाई जाती है जिसका नाम है अत्रेयापुरम पूथाकेरलू मिठाई। ये चावल और गुड़ से बनाई जाती है और इस तरीके से लेयर्स के रूप में होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस मिठाई को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग और प्राण कॉमिक्स ने कौन सी कॉमिक बुक लॉन्च की है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उससे पहले देश के जो नए वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनको मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए एक कॉमिक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसको भारतीय चुनाव आयोग ने और प्राण कॉमिक्स ने लॉन्च किया है।
अगर आपसे पूछे इसको विमोचन इसका किसने किया, तो भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस बुक को हाल ही में रिलीज किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में डिसाइड किया है कि अब से यहाँ पर हर साल 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ट्रेडर्स वेलफेयर डे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी यानी कि 29 जून। 29 जून को महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे भामाशाह, उनकी जयंती भी होती है। इसके अलावा 29 जून को ही भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर अगला सवाल देखिए, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसके अलावा भारत में नागरिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तो उसी की तर्ज पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ये जो नेशनल साइंस अवार्ड्स दिए जाएंगे, ये टोटल 4 कैटेगरी में वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए दिया जाएगा, टोटल 4 कैटेगरी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है। सबसे पहले है विज्ञान रत्न अवार्ड। तो विज्ञान रत्न अवार्ड जो है, ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति ने जीवन भर अपना योगदान दिया है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा है विज्ञान श्री पुरस्कार। तो ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा, विशिष्ट योगदान के लिए। जबकि जो विज्ञान रत्न है, ये जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगला है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये 45 साल से कम उम्र के जो युवा वैज्ञानिक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। अगला है विज्ञान टीम पुरस्कार। तो इसके आप नाम से समझ सकते हैं, अगर कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ रिसर्चर्स ने टीम के रूप में किसी चीज में अपना योगदान दिया है साइंस की फील्ड में, तो उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरीके से 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पुरस्कार हैं, ये हर साल 11 मई को अनाउंस किए जाएंगे, क्योंकि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो 11 मई को ये अनाउंस होंगे और फिर 23 अगस्त को, जिस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसी साल शुरू किया गया था, जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। तो 23 अगस्त को ये पुरस्कार जो हैं वो विनर्स को वितरित किए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड राइनोसोरस डे जो है, ये हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। गेंडा जो जानवर होता है, इसकी टोटल दुनिया में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ही हर साल 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में आपको बताना है कि कौन सा वो नेशनल पार्क है जो कि 1 हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा विकसित किए गए ब्रेन चिप को लकवाग्रस्त रोगियों पर परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो लकवा रोग होता है, अगर शरीर का कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाता है तो फिर वहां का जो तंत्रिका तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे उस हिस्से से कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये जो ब्रेन चिप बनाई गई है, ये न्यूरालिंक नाम की एक स्टार्टअप है, जिसको एलॉन मस्क ने ही शुरू किया था 2016 में। एलॉन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक नाम का एक स्टार्टअप स्थापित किया था और इसी ने हाल ही में एक ब्रेन चिप बनाई है, जिसको लकवाग्रस्त रोगियों के दिमाग में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और फिर वो इसके जरिए, इस चिप के जरिए मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स या फिर दूसरे उपकरण को कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्रेन इम्पल्स के जरिए। यानी कि दिमाग में जो न्यूरल इम्पल्स होते हैं, जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, उसी से मोबाइल फोन्स को, कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो चिप है, ये कॉइन जैसी दिखती है और इसको नाम दिया गया है लिंक। इस चिप को नाम दिया गया है लिंक। तो आपको याद रखना है, इसको न्यूरालिंक ने बनाया है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। आपको बताना है कि इस रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टाइम्स हायर एजुकेशन संस्था ने ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है, इसमें दुनिया भर के 108 कंट्रीज के 1904 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है। 1904 यूनिवर्सिटीज। अब इसमें नंबर 1 पर आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि है ब्रिटेन के अंदर। 1904 में से नंबर 1 पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ब्रिटेन में है। और भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से यहाँ पर टॉप किया है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसको यहाँ पर भारत की तरफ से शीर्ष स्थान मिला है। इसकी ग्लोबल रैंक है 201। तो इस पूरी लिस्ट में इसकी रैंक 201 है, लेकिन भारत की तरफ से ये नंबर 1 है। अगर आपसे पूछे कि भारत की टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस पूरी लिस्ट में शामिल हुई हैं, तो आपको बताना है 91। भारत की 91 यूनिवर्सिटीज ने इसमें जगह बनाई है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है उसमें टॉपर है। देन इस क्वेश्चन में आपको बताना है IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का क्या स्थान है। तो IMD नाम की जो संस्था है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इसी ने हाल ही में विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 को जारी किया है। ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी कंट्री ने अपने देश में दुनिया भर से टैलेंट को आकर्षित करने में कितना आगे है और टैलेंट को बनाए रखने में कितना आगे है। तो इस रैंकिंग के अंदर टोटल 64 देशों को रैंक किया गया है, जिनमें से भारत का स्थान है 56वां। पिछली बार भारत 52वें पर था, लेकिन इस बार भारत 4 पायदान फिसल करके 56वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर आपसे पूछे कि इसमें नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर यहाँ भी स्विट्जरलैंड है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, 29 सितंबर। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूज हर्ट नो हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी आपको ऑलरेडी पता होगा। आपको बताना है कि 25 से लेकर के 28 सितंबर तक 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया। तो विश्व कॉफी सम्मेलन का इस बार जो 5वां संस्करण हुआ है, इसकी खास बात यह है कि ये भारत में हुआ है। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। तो ये भारत में कहाँ पर हुआ? भारत के अंदर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर ये आयोजित किया गया है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको भारत का जो कॉफी बोर्ड है उसने अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के सहयोग से आयोजित किया है। आप यहाँ पर इसकी थीम भी देख सकते हैं। इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो ये सभी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापानी फैशन ब्रांड यूनिक्लो ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो यूनिक्लो है ये जापान की एक फैशन ब्रांड है। जापान में तो इसके जगह जगह पर आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, लेकिन भारत में कुछ शहरों के अंदर इसके स्टोर्स हैं। तो जापान का ये जो फैशन ब्रांड है यूनिक्लो, इसने अपना भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिनको हम लोग जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में, यानी कि हरित क्रांति का जनक, तो इनकी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में डेथ हो गई है। ये 98 साल के थे और तमिलनाडु के कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था। तो अभी इनकी डेथ हो गई है। इनको कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले हुए थे, जैसे कि इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी मिला हुआ है। इतना ही नहीं, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार भी दिया गया था। अमेरिका में जो टाइलर पुरस्कार होता है वो भी इनको दिया गया था। और भारत सरकार ने तो इनको तीनों ही पद्म अवार्ड्स दिए हैं, यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये सारी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम रखी गई है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे का एक मेजबान देश भी होता है, एक होस्ट कंट्री होता है, जो कि इस बार है सऊदी अरब। तो अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन इसी के बारे में है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश कौन सा है। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, यानी कि सऊदी अरब। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा साल 2023 के लिए कितने पर्यटन गांवों को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है।
तो हाल ही में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय ने साल 2023 के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की अनाउंसमेंट की है। तो टोटल 35 ऐसे भारत के अंदर गांव हैं जिनको भारत में बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इनमें 3 कैटेगरीज में ये विजेता अनाउंस किए गए हैं। नंबर 1 है गोल्ड कैटेगरी, जिसमें टोटल 5 विनर्स हैं, यानी कि 5 गांवों को गोल्ड कैटेगरी में यहाँ पर बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड दिया गया है। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो है सिल्वर कैटेगरी, उसमें 10 गांव को चुना गया है और ब्रॉन्ज कैटेगरी में 20 गांवों को। तो इस तरीके से भारत में 35 विलेजेस को बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के रूप में डिक्लेयर किया गया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें आपको मैं गोल्ड कैटेगरी के जो बेस्ट टूरिज्म विलेजेस हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनकी संख्या सिर्फ 5 ही है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। इनमें से एक तो है जम्मू कश्मीर का दबार गांव, दूसरा है उत्तराखंड का सरमोली, तीसरा है मिजोरम का रीक, चौथा है केरल का कंसालोर और मध्य प्रदेश का मंडला। तो ये सारे जो गांव हैं इनको गोल्ड कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेजेस डिक्लेयर किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उत्तर भारत का पहला समर्पित ओपीडी कहां पर खोला गया है? तो ओपीडी क्या होता है? अस्पतालों के अंदर ये होता है। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बाह्य रोगी विभाग। तो जब भी कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो उसको सबसे पहले ओपीडी में ही रखा जाता है, ये आपको पता होगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उत्तर भारत का पहला एक डेडिकेटेड ओपीडी ओपन किया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है उसी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक डेडिकेटेड ओपीडी ओपन किया गया है, जो कि उत्तर भारत का पहला है। देन इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट्स से है। आपको बताना है कि 2022 एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला पदक कौन से खेल में जीता है? तो एशियन गेम्स 2022 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते ये 2022 में नहीं हुए थे, 2023 में अभी सितंबर महीने में शुरू हो चुके हैं। 23 सितंबर से ये शुरू हुआ है और 8 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो इसमें भारत ने जो अपना पहला मेडल जीता है वो सिल्वर मेडल है, जो कि भारत ने शूटिंग के अंदर जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शूटिंग में किसने जीता है? तो शूटिंग में भारत की जो वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल की टीम थी उसने भारत को इस बार के एशियन गेम्स में पहला मेडल दिलाया है, जो कि सिल्वर मेडल है। तो इस टीम में 3 खिलाड़ी थी, एक तो मेहुली घोष, दूसरी खिलाड़ी हैं रमिता जिंदल और तीसरी खिलाड़ी हैं आशी चौकसे। तो इन तीनों महिला खिलाड़ियों की टीम ने एशियन गेम्स में भारत को पहला मेडल दिलाया है। फिर अगला सवाल देखिए, 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक एशियाई खेल 2022 कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं? तो कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? इस बार का जो एशियन गेम्स है वो चीन के हंगझाओ में आयोजित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल अगर हम देखें तो टोटल 40 यहाँ पर स्पोर्ट्स हैं, 40 अलग अलग खेल इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि इनमें से भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ 35 खेलों के अंदर ही हिस्सा लिया है। भारत से कितने खिलाड़ी गए हैं? तो 655 एथलीट भारत से गए हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, एशियाई खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? एशियन गेम्स 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे 2 लोग। एक तो हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारत की जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन हैं, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और लवलीना बोरगोहेन जो कि भारत की एक तो महिला मुक्केबाज हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को यहाँ पर फ्लैग बेरर बनाया गया था एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में। और ये आप देख सकते हैं एशियन गेम्स 2022 से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैं आपको पहले भी कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हाल ही में 26 और 27 सितंबर को 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंडो पैसिफिक रीजन के जो सेना प्रमुख हैं, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के सेना प्रमुखों का हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन को भारत और अमेरिका की सेना ने सह मेज़बानी की है, इंडिया और अमेरिका की आर्मी ने। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें 35 कंट्रीज़ के सेना प्रमुख आए हुए थे और भारत के CDS और जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से है। इसमें आपको बताना है कि वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है?
तो एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की जो पहली टीम है वो कोई और नहीं बल्कि भारत की ही टीम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि ये जो उपलब्धि है ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओडीआई मैच के दौरान हासिल की है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि भारत को ये जो 3000 भारत की टीम ने जो 3000 छक्के लगाए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय कैप्टन हैं। उन्होंने टोटल 286 छक्के लगाए हैं। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार है ये उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर स्वाति नायक। तो इनको ही 2023 के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, उनको विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। जैसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ऐसे ही पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सीमा सड़क संगठन जो है आप जानते हैं ये बॉर्डर एरियाज़ में सड़कें बनाने का काम करता है। तो BRO के 28वें महानिदेशक हाल ही में बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। इनसे पहले थे राजीव चौधरी, लेकिन अब उनके जगह पर रघु श्रीनिवासन को अपॉइंट कर दिया गया है। जो भारत का BRO है ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है अभिनेत्री वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान की अगर हम बात करें तो ये भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री हैं। इनको हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। इन्होंने 5 दशक से भी लंबे करियर में 90 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी कुछ फेमस फिल्मों की बात करें तो CID, प्यासा, कागज़ के फूल, गाइड, तीसरी कसम इत्यादि। तो इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और भारतीय सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए ही इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसका जो नाम है ये भारतीय सिनेमा के जो जनक थे दादा साहब फाल्के, उनके नाम पर है और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहली बार ये पुरस्कार किसको मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। और अभी वहीदा रहमान जो हैं ये इस अवार्ड की 53वीं प्राप्तकर्ता हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के अंदर एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गूगल। तो हाल ही में गूगल ने इंडिया के अंदर एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा, भूकंप आने पर यूजर्स को अलर्ट भेजा जाएगा। ये क्या करता है, एंड्रॉयड के अंदर एक्सेलेरोमीटर जो सेंसर होता है उसका इस्तेमाल करके यूजर्स को अलर्ट भेज सकता है। तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। देन इसके बाद अगला सवाल है 25 और 26 सितंबर को भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2023, इसका आयोजन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली के अंदर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस सम्मेलन का आयोजन किया है फिक्की ने, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है भारत के जो विद्युत मंत्री हैं और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, यानी कि RK सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जिसको हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉन्च किया है। तो राहुल गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे और उसी दौरान उन्होंने बिलासपुर ज़िले के अंदर इस योजना का शुभारंभ किया है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो ये योजना केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी के जैसे है। तो इसमें जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको रहने के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको याद रखना है इस योजना को किससे शुरू किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली
घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है। तो हाइकुन नाम की जो पनडुब्बी है यानी कि सबमरीन है, इसको ताइवान देश ने बनाया है। ये ताइवान की अपनी पहली स्वदेशी रूप से बनाई गई पनडुब्बी है और हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। हाइकुन जो नाम है ये वहाँ की एक पौराणिक मछली के नाम पर रखा गया है। तो हाइकुन पनडुब्बी को किसने बनाया है? ताइवान ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दूं कि अभी इस पनडुब्बी के ट्रायल्स होंगे और उसके बाद 2024 के आखिर में इसको ताइवान की नेवी में शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर को हरदीप सिंह पुरी ने पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को कौन से स्थान से हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। भारत के जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल होता है, ना तो इसको बनाने में कोई कार्बन उत्सर्जन होता है और ना ही इसके जलने पर कोई कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ये एक क्लीन फ्यूल है और इसी से चलने वाली हाल ही में पहली बस दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि 23 से लेकर के 25 सितंबर तक भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। लाइट हाउस क्या होता है? तो पुराने टाइम पर जहाज़ों को नेविगेशन प्रदान करने के लिए ये लाइट हाउस बनाए जाते थे। हालांकि अब इनका काम बचा नहीं है, तो भारत सरकार के द्वारा इनको टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में बदला जाएगा। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि देश भर के अंदर 75 ऐसे लाइट हाउसों को टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। तो भारत में इन लाइट हाउसों का जो समृद्ध समुद्री इतिहास रहा है उसको उजागर करने के लिए पहली बार लाइट हाउस महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया है। तो ये महोत्सव कहाँ पर हुआ? गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोवा में एक फेमस फोर्ट अगुआड़ा है। ये एक ऐतिहासिक लाइट हाउस किला है। तो यहीं पर हाल ही में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। भारत का जो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहली बार इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स मोटोजीपी भारत 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? तो भारत में पहली बार मोटरसाइकिल की रेस हुई है जिसका नाम है इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स मोटोजीपी भारत 2023। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का निर्माण किया गया है, उसी सर्किट पर ये मोटरसाइकिल की रेस हाल ही में हुई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस रेस में 82 रेसर्स आए हुए थे, जिसमें विनर बने हैं इटली के एक ड्राइवर जिनका नाम है मार्को बेजेची। मार्को बेजेची जो हैं ये इटली के हैं और ये डुकाटी के लिए ड्राइव करते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं इसी के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मोटरसाइकिल की ये रेस हुई है मोटोजीपी भारत 2023, इसको किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मार्को बेजेची जो कि इटली के हैं। हाल ही में 22 से लेकर के 24 सितंबर तक किस शहर के अंदर नदी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत में नदियों की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाने के लिए हाल ही में नदी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था और ये कब से कब तक हुआ है? 22 से लेकर के 24 सितंबर तक दिल्ली में यमुना नदी के तट पर इसका आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत देश के कितने % गाँव ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का जो स्टेटस दिया जाता है ये ऐसे गाँव को दिया जाता है जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है और साथ ही उस गाँव ने खुले में शौच मुक्त का जो स्टेटस है उसको बरकरार रखा है। ODF का स्टेटस बरकरार अगर रखा है तो फिर उसको ODF प्लस का दर्जा दिया जाता है। तो अब तक भारत के 75% ऐसे गांव हैं जिन्होंने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75%। और नंबर्स में मैं आपको बताऊं तो भारत के लगभग 4.43 लाख गाँव ने ODF प्लस का स्टेटस हासिल कर लिया है। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो 96th ऑस्कर अवार्ड जो हैं ये 2024 के अंदर दिए जाएंगे और उसमें भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया है 2018 एवरीवन एज ए हीरो। ये जो फिल्म है ये एक मलयालम फिल्म है और इसी को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो फिल्म है ये 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी उसी पर आधारित है और इसको डायरेक्ट किया है जूड एंथनी जोसेफ ने। इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है
जूड एंथनी जोसेफ, और ये इसी साल रिलीज़ हुई है। अब ये क्वेश्चन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है। यहाँ पर आपको बताना है कि 24 सितंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी का पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन ओसिरिस रेक्स पृथ्वी पर उतरा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि नासा। ओसिरिस रेक्स जो मिशन है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन था, जिसमें एक एस्टेरॉयड से सैंपल को कलेक्ट करके धरती तक वापस लाना था। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस मिशन को कंप्लीट होने में 7 साल का वक्त लगा है, क्योंकि 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था और इस मिशन के जरिए बेन्नू नाम के एक एस्टेरॉयड से सैंपल को कलेक्ट करके धरती तक लाना था। कौन से एस्टेरॉयड से? बेन्नू, ये आपको याद रखना है। तो इस मिशन ने अपनी इस 7 साल की यात्रा के दौरान बेन्नू नाम के एस्टेरॉयड से सैंपल को कलेक्ट किया और उसको अभी हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन के अंदर एक रेगिस्तान में पैराशूट के जरिए इस कैप्सूल को उतारा गया। तो इस कैप्सूल में बेन्नू एस्टेरॉयड से लाए गए जो सैंपल्स हैं वो हैं, और इनको फिर अब साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो ओसिरिस रेक्स है ये नासा का एक पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटीआई आप जानते हैं भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो पीटीआई के हाल ही में नए अध्यक्ष बन गए हैं के.एन. शांतकुमार। के.एन. शांतकुमार, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो रेबीज़ जो बीमारी होती है ये आप जानते हैं एक घातक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलती है और ख़ास करके ये कुत्तों की लार से फैलती है। तो 28 सितंबर को हर साल रेबीज़ बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार के वर्ल्ड रेबीज़ डे की थीम रखी गई है रेबीज़ ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। रेबीज़ ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं कि हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया था। लोकसभा ने इसको 20 सितंबर को पारित किया था, जबकि राज्यसभा ने इसको 21 सितंबर को पारित किया था। उसके बाद अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास इसको भेजा गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर 2023 को इसे पारित कर दिया है और इस तरीके से अब ये कानून बन गया है। महिला आरक्षण विधेयक जो है इसका ऑफिशियल नेम है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। तो अब ये राष्ट्रपति ने भी पारित कर दिया है और अब ये कानून बन गया है। हालांकि अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा, अभी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे अगले साल, उसके बाद फिर जनगणना होगी, फिर उसके बाद परिसीमन किया जाएगा लोकसभा और विधानसभाओं का, उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। तो लगभग 2026 के आसपास ये जो महिला आरक्षण विधेयक है इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। इसके तहत आप जानते हैं लोकसभा के अंदर और राज्यों की विधानसभाओं के अंदर महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 जो सीट्स हैं वो आरक्षित की जाएंगी। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? यहाँ पर सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये वो संस्था है जो कि दक्षिण एशिया के लेवल पर फुटबॉल के टूर्नामेंट्स आयोजित करती है। तो इसी ने हाल ही में अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया है और इस चैंपियनशिप को भारत ने ही जीता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको बता दूं कि भारत ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को यहाँ पर हराया था और ये टूर्नामेंट जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो ये कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में चैंपियनशिप हुई है और इसको भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है। हाल ही में 26 और 27 सितंबर को इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो है ये सम्मेलन भारत की स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर केंद्रित था और हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत का जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसी ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। आपको बता दूं कि इसी सम्मेलन के दौरान भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने साल 2022 के लिए इंडिया स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया था। और आपको पता होगा कि इंदौर शहर जो है इसी को स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार जो हाल ही में दिया गया उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है। निम्न में से कौन सा देश T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 300 रन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टीम ने 300 रन को टच किया है। हालांकि इस टीम ने तो 300 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं T20 के एक मैच में। तो ये कौन सी टीम है? ये नेपाल की टीम है और हाल ही में
नेपाल और मंगोलिया का एक T20 मैच हुआ था एशियन गेम्स के अंदर। तो उसी दौरान नेपाल की टीम ने 314 रन बनाए। इससे जो पिछला रिकॉर्ड था T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, वो अफ़गानिस्तान के नाम पर था, जिसने साल 2019 के अंदर 278 रन बनाए थे आयरलैंड के खिलाफ। तो अब ये रिकॉर्ड टूट गया है और नेपाल ने T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 314 रन। तो करेक्ट आंसर होगा नेपाल। किस मंत्रालय ने वैश्विक कार्यक्रम मिशन लाइफ के तहत ट्रेवल फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो इसको आप इजीली गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मिशन लाइफ के तहत ट्रेवल फॉर लाइफ नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम को भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यानी कि UNWTO, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के साथ में साझेदारी में शुरू किया है। तो ये जो ट्रेवल फॉर लाइफ है, इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज़ों पर फोकस किया गया है। एक तो है स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, यानी कि जो पर्यटक स्थल हैं और जो स्मारक हैं उनको साफ सुथरा बनाया जाएगा, और दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन क्षेत्रों में पर्यटकों को जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो आपको याद रखना है कि जो मिशन लाइफ है उसी के अंतर्गत ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को हाल ही में शुरू किया गया है। डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो नीदरलैंड की एक साइबर सुरक्षा फर्म है जिसका नाम है सर्वसार्क, और इसी ने हाल ही में डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक को जारी किया है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसमें कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि इंटरनेट की क्वालिटी, ई गवर्नेंस, यानी कि किसी भी देश में लोगों तक सरकार की जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए किस तरीके से डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस डिजिटल गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 52वें स्थान पर रखा गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52nd। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर महीने के अंदर राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो भारत का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो देश के अंदर कुपोषण से निपटने के लिए हर साल सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाता है, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। अब क्योंकि इसकी शुरुआत साल 2018 के अंदर हुई थी, इस तरीके से अगर आप देखें तो इस बार इसका 6ठा संस्करण हुआ है। तो हाल ही में भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण माह का 6ठा संस्करण बनाया है, और इसकी थीम रखी गई है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। इसमें आपको बताना है कि 16 से लेकर के 24 सितंबर तक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कौन से शहर में आयोजित की गई? तो रेसलिंग में इस बार की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई, और इसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नेम और फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उस पर समय से चुनाव न कराने के चलते यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके चलते भारत के जो पहलवान हैं उनको इंडिया के नेम और फ्लैग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो इस बार के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर भारत के 30 पहलवानों ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि रेसलिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके नेम और फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इन 30 पहलवानों में से सिर्फ एक ही रेसलर ने कोई मेडल जीता है। इनका नाम है अंतिम पंघाल। इन्होंने महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 kg कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता है, और आपको बता दूं कि इस तरीके से इन्होंने 2024 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, इसी के बारे में है। आपको बताना है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो पहला सवाल ये है कि 2022 एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला पदक कौन से खेल में जीता है? और दूसरा सवाल है कि भारत में पहली बार मोटो जीपी भारत 2023 जो मोटरसाइकिल की रेस हुई है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो फाइनली हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर
सितंबर महीने के लास्ट वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलने वाले हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।